कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं? तो चलिए, पिछले लेक्चर में अपना लोग देख चुके थे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, नहीं? तो उसके बाद देखे थे कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। और क्या देखे थे कि कायरल मॉलिक्यूल, कायरल सेंटर क्या होता है, नहीं? तो चलिए, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जो कंपाउंड क्या करे, पीपीएल को, पीपीएल तो याद है, पीपीएल को रोटेट करे, उसको बोलते हैं ऑप्टिकली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और जो पीपीएल को रोटेट नहीं करे उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ठीक है। और उसके बाद ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू रोटेट, रोटेट करने का टेंडेंसी। और कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है? अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, सिंपल सी बात है। कायरल मीन्स अनसिमेट्रिकल, याद रखिएगा, कायरल मीन्स अनसिमेट्रिकल। तो कायरल मॉलिक्यूल मीन्स अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। और कायरल सेंटर क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम, जिसके पास चारों का चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो। कायरल सेंटर क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम, जिसके पास चारों का चारों एटम या फिर ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो। हाँ, एक बात और, कायरल मॉलिक्यूल और कायरल सेंटर दोनों सेम नहीं है, याद रखिएगा इस बात को। देखिए, कायरल मॉलिक्यूल का मतलब होता है क्या चीज, कि मॉलिक्यूल क्या हो, अनसिमेट्रिकल हो। कायरल मॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है? मॉलिक्यूल क्या हो, अनसिमेट्रिकल हो, ठीक है। लेकिन कायरल सेंटर का ये कतई मतलब नहीं होता है कि मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो, समझे बात को। कायरल सेंटर अगर मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, जैसे मान लीजिए यहीं पर कुछ मॉलिक्यूल है, इसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट है, ठीक है। आपको निकालना भी है कायरल सेंटर कितना है। अगर मान लीजिए इसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो इसका ये कतई मतलब नहीं होता है कि मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। कायरल सेंटर प्रेजेंट रहता है तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है, समझे बात को। कायरल सेंटर रहने की वजह से मॉलिक्यूल ये नहीं कह सकते कि वो सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, समझे बात को। चलिए आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं यहाँ पे आपको। जैसे मान लीजिए ये अभी कुछ दिखाएंगे जो कि सिमेट्रिकल भी होगा और अनसिमेट्रिकल भी होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, आप ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये यहाँ पे मान लीजिए कार्बन है, ठीक है। और इस कार्बन से ये चारों डिफरेंट आपको ग्रुप लगा हुआ दिख रहा है। क्या है ये? चारों डिफरेंट ग्रुप है, दिख रहा है नहीं? ये चारों डिफरेंट ग्रुप देखिए ना, ये ब्लू, रेड, ब्लैक, फिर ये नहीं। तो चलिए, चारों क्या है, डिफरेंट ग्रुप है। और एक बात, अब यहाँ पे ये देखते कि ये सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। ये देखना है कि ये सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल है। तो आप अगर मान लीजिए, जैसे कि मान लेते हैं हम ये और ये ब्लैक और रेड एक प्लेन में है, अगर हम यहाँ से ये कट करें, ठीक है, देखना चाहते हैं कि ये सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल है, तो यहाँ से अगर हम कट करें तो ये ब्लैक और रेड तो हाफ हाफ कट जाएगा। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ब्लू एक साइड और ये पेन एक साइड हो जाएगा, मतलब कि ये सिमेट्रिकल नहीं हुआ। चलिए दूसरा देखते हैं। अगर मान लीजिए इन दोनों को आपस में कट करें एक प्लेन में, तो रेड एक साइड और ब्लैक एक साइड, सिमेट्रिकल तो होगा नहीं। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? कट करने पर जो पार्ट मिले दोनों एक जैसा हो, यही ना सिमेट्रिकल का मतलब तो ये होता है। तो एक यहाँ पर कितना कायरल सेंटर है ये बताइए। तो अब बताइए, कायरल सेंटर यहाँ पर कितना है? एक। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, तो यही ना कायरल सेंटर है, बाकी तो है नहीं। तो अब आप लोग याद रखिएगा कि अगर मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ एक कायरल सेंटर हो, मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ एक कायरल सेंटर हो, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? बताइए, अनसिमेट्रिकल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कायरल सेंटर है तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो जाता है, समझे, एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो जाता है, तो वो सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक कायरल सेंटर की वजह से क्या हो, पीपीएल क्लॉकवाइज रोटेट करे 30 डिग्री। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक यहाँ पे कायरल सेंटर है, ठीक है, और एक यहाँ पे कायरल सेंटर है, समझे बात को। तो मान लेते हैं इस कायरल सेंटर की वजह से मॉलिक्यूल 30 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है। और इस कायरल सेंटर की वजह से मॉलिक्यूल क्या हो जाए, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाए, तो नेट रोटेशन क्या हुआ, 0। और जब नेट रोटेशन 0 हुआ तो बताइए वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ना। अच्छा,
इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होता कौन है? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ऑप्टिकली इनएक्टिव होता कौन है? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो ये चीज़ आपको आगे भी दिखाएंगे, ये चीज़ बिल्कुल आपको आगे दिखाएंगे कि जब एक से ज़्यादा कायरल सेंटर रहता है तो वो सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। तो अभी से आपको ये बात ध्यान रखना है कि कायरल सेंटर इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, कायरल सेंटर इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी या मॉलिक्यूल टू बी अनसिमेट्रिकल। कायरल सेंटर की वजह से कोई भी मॉलिक्यूल का ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि वो अनसिमेट्रिकल होगा या फिर सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, तो इस बात को लिख लीजिए नोट में, कायरल सेंटर इज नॉट द necessary condition for a अनसिमेट्रिकल। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कायरल सेंटर नेसेसरी कंडीशन नहीं है अनसिमेट्रिकल होने के लिए, और जब मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़े। चलिए ये आप लोग कर लीजिएगा, करके दिखा दे, तो चलिए करके दिखा देते। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कार्बन के बारे में देखते हैं, तो इस कार्बन से क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या होगा बताइए? दूसरा क्या होगा? हाँ, दूसरा क्या होगा? हाइड्रोजन। तो दूसरा क्या होगा? हाइड्रोजन। तो ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस दोनों ग्रुप के बारे में देखते हैं, सेम है या फिर डिफरेंट है। तो यहाँ पे बढ़े तो क्या मिला? कार्बन मिला। फिर इधर बढ़े तो कार्बन मिला, इधर और आगे बढ़े तो कार्बन मिला, और आगे बढ़े तो कार्बन मिला, और आगे बढ़े तो कार्बन मिला, कार्बन मिला, फिर इधर ब्रोमीन। मतलब क्या लगता है कि यहाँ से ये ग्रुप और यहाँ से ये ग्रुप सेम है? नहीं, मतलब ये कायरल सेंटर नहीं है। ठीक है, इसमें ये कायरल सेंटर नहीं है। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं कि ये कायरल सेंटर है या नहीं है। तो देखिए, एक तो ब्रोमीन, दूसरा क्या होगा? हाइड्रोजन। चलिए इधर बढ़े तो कार्बन 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 क्लोरीन हाइड्रोजन। तो इधर भी जाने पर सेम मिल रहा है, तो इसका मतलब ये भी कायरल सेंटर नहीं है। समझे बात को? मतलब यहाँ पर कितना कायरल सेंटर है? 0 कायरल सेंटर है। ठीक है, चलिए अब इस मॉलिक्यूल में देखते हैं, यहाँ पर इसके लिए देखते हैं। ठीक है, इसके लिए देखिएगा तो यहाँ पे देखिए, एक क्या है? ऊपर मिथाइल है, ये मिथाइल है, तो दूसरा क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन। इधर आते हैं तो कार्बन और कार्बन से जुड़ा हुआ 2 हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन इधर आते हैं तो कार्बन और कार्बन से जुड़ा हुआ एक ही हाइड्रोजन है, मतलब डिफरेंट हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है? कायरल है। उसी तरह इसका बात करें तो एक यहाँ पर ये मिथाइल है, दूसरा क्या होगा? हाइड्रोजन। अगर इधर आए तो यहाँ पर कार्बन से जुड़ा हुआ 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ से इधर जाए तो कार्बन से जुड़ा हुआ एक ही हाइड्रोजन है, मतलब ये भी क्या है? कायरल है। समझे बात को? उसी तरह से ये दोनों भी कायरल है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना कायरल सेंटर है? 4 कायरल सेंटर। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं। तो ये क्या है? बेंजीन है। तो बेंजीन में तो एक ही हाइड्रोजन लगा हुआ है ना। समझे बात को? sp3 तो है नहीं, तो हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, क्योंकि कायरल सेंटर किसके लिए होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल के लिए। तो ये sp3 नहीं है। अच्छा, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, क्योंकि बेंजीन रिंग का कार्बन है ना। तो बेंजीन रिंग का कार्बन क्या होता है? sp3 नहीं होता। क्या होता है? sp2 होता है। तो चलिए अब यहाँ पे आते हैं। ये देखिए, ये कार्बन sp3 है, क्योंकि यहाँ पे एक क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है। अब इधर आते हैं तो ये कार्बन मिला, इधर आते हैं तो कार्बन मिला। ठीक है, लेकिन यहां पर इस कार्बन से कार्बन कार्बन, ठीक है, और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, जबकि इस कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसका मतलब ये भी क्या है? कायरल है। समझे बात को? ठीक है। अच्छा, अब यहां पे बताइए, इस कार्बन के बारे में बताइए। तो इस कार्बन के बारे में बताइए, कायरल है कि नहीं है? ये तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इधर देखिए, इधर गए तो कार्बन, कार्बन से जुड़ा हुआ ये मिथाइल, लेकिन इधर गए तो कार्बन, कार्बन से जुड़ा हुआ, इधर भी कार्बन, उधर भी कार्बन, फिर इधर भी कार्बन, मतलब ये भी क्या है? कायरल है।
ये तो ये भी कायरल होगा, ये भी कायरल होगा, ये भी कायरल होगा, ये भी कायरल होगा, ये भी कायरल होगा। कितना कायरल मिला? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कायरल सेंटर। आप इसको फिर से अपना से देखिएगा कि ये 7 कायरल सेंटर है या फिर नहीं है। चलिए इसमें बताइए, क्या ये sp3 है? बताइए, ये sp3 है? यस। देखिए एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, लेकिन आप भूल गए क्या, सल्फर के पास लोन पेयर भी तो होता है, इसके पास लोन पेयर भी होता है। तो ये लोन पेयर, तो एक ग्रुप ये, एक इधर ये ग्रुप, एक इधर ये ग्रुप, एक इधर ये ग्रुप, 4 ग्रुप डिफरेंट है। तो ये भी क्या है? कायरल है। सल्फर के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो इसके पास 4 ग्रुप हो गया, एक ऑक्सीजन, एक मिथाइल, फिर एक इधर ये कंप्लीट। तो ये भी क्या है? कायरल है। तो कायरल आपको पता चल गया, कायरल सेंटर पता चल गया। चलिए तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब अपना लोग आगे बढ़ते हैं और एक कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, मतलब किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, समझे बात को? क्योंकि कायरल सेंटर से ये तो पता नहीं चला कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, समझे बात को? कायरल सेंटर की वजह से मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। तो अब अपना लोग पता लगा रहे हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए। ठीक है, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू रोटेट पीपीएल, टेंडेंसी टू रोटेट पीपीएल। तो पीपीएल को रोटेट करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? क्योंकि रोटेट करेगा तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होगा। तो उसको रोटेट करने के लिए मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? तो उसके लिए देखिए, कोई भी मॉलिक्यूल जब अनसिमेट्रिकल होगा, कोई भी मॉलिक्यूल जब अनसिमेट्रिकल होगा तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बस इतना ही है ना। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए? मॉलिक्यूल को अनसिमेट्रिकल होना पड़ेगा, नहीं? तो चलिए, अ कंपाउंड इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इफ इट इज अनसिमेट्रिक, इफ इट इज अनसिमेट्रिक। अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक होगा, देखिए अनसिमेट्रिक होने की वजह से क्या होगा कि वो हाफ इक्वल, हाफ पार्ट, दोनों इक्वल पार्ट जो उसका दोनों हाफ, जैसे मान लीजिए उसको एक मिनट ध्यान दीजिए, अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक रहा, जैसे मान लीजिए इस तरह से कुछ भी हो गया, ठीक है, तो अगर मान लीजिए इधर ऐसे आप कट किए तो दोनों तो इक्वल है नहीं, एक जैसा पार्ट तो है नहीं, तो ये कुछ, ये अगर मान लीजिए थीटा डिग्री रोटेट करता है तो ये अल्फा डिग्री रोटेट करेगा। नेट रोटेशन 0 तो होगा नहीं, नेट रोटेशन 0 होगा, और नेट रोटेशन 0 नहीं होगा तो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूल को क्या होना पड़ेगा? अनसिमेट्रिक होना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि अनसिमेट्रिक किसको बोलते हैं? कायरल को। किसको बोलते हैं? कायरल को। मतलब अनसिमेट्रिक बोलिए या फिर कायरल बोलिए, कोई अलग बात नहीं है। ठीक है, अनसिमेट्रिक बोलिए, कायरल बोलिए, कोई डिफरेंट बात नहीं है। हाँ, एक बात और, आप कायरल का मतलब कायरल सेंटर से नहीं समझिएगा। कायरल सेंटर और कायरल दोनों अलग अलग चीज है। आप अगर हो सके तो आप कॉपी में लिख लीजिए, कायरल एंड कायरल सेंटर इज डिफरेंट थिंग। मतलब कायरल और कायरल सेंटर दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, कायरल का मतलब होता है मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक होना। ठीक है, और कायरल सेंटर का मतलब होता है कि उस, कायरल सेंटर का मतलब होता है कि कोई भी मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम से 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए, तो वो मतलब होता है। तो चलिए, तो ये बात आपको पता चल गया कि ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होना चाहिए। बात आप लोग याद रखिएगा। अब बात आता है कि सर हम खुद ये कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल है? ठीक है, तो आप एक बात बताइए, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं रहा तो क्या होगा? अनसिमेट्रिकल। तो अब देखिए, कुछ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है अपने पास जिसके हेल्प से ये पता लगा सकते कि वो सिमेट्रिकल है या फिर नहीं है। समझे बात को? जैसे कुछ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या क्या है अपने पास? एक है सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक है सेंटर ऑफ सिमेट्री, और एक है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। समझे बात को? सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये तीनों सिमेट्री है जिसको अपना लोग बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। नाम से ही क्लियर है कि ये क्या चीज को बताएगा, इससे क्या चीज अपना लोग चेक करेंगे कि सिमेट्रिकल है या फिर नहीं है।
समझे बात को। इस तीनों का हेल्प लेकर के अपना लोग ये पता लगाएंगे कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या फिर नहीं है। एक बात और, अपना लोग को इस तीनों का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, तीनों का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ COS और POS से काम चल जाएगा अपना लोग को। एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी कि AOS का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, समझे बात को। सिर्फ और सिर्फ COS और POS से काम चल जाएगा। तो अब ध्यान देखिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा। फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, COS एंड POS शुड बी एब्सेंट। समझे बात को। सिर्फ और सिर्फ यही दोनों से काम चलेगा। COS और POS जब एब्सेंट होगा तो हम ये कह देंगे कि मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी कि अनसिमेट्रिकल है। समझे बात को। क्यों? क्योंकि COS मतलब होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, POS का मतलब होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब ये दोनों चीज ये रहेगा, इसका मतलब सिमेट्री है। कौन सा सिमेट्री है? सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ये रहेगा तो इसका मतलब सिमेट्री है। कौन सा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। और सिमेट्री रहेगा तो मॉलिक्यूल तो सिमेट्रिकल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं रहेगा, मतलब ये एब्सेंट रहेगा, तब बोलेंगे कि मॉलिक्यूल क्या है, अनसिमेट्रिकल है। और अनसिमेट्रिकल रहेगा तो क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव है। समझे बात को। तो अब अपना लोग समझते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है और प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। तो चलिए आप लोग इसको तेजी से लिखिए और फिर देखते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलिए अब अपना लोग समझते हैं COS और POS, ठीक है। तो COS का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है वो समझिए। जैसे मान लीजिए ये कमरा है, तो कमरा में सेंटर कितना होगा, एक ही होगा। तो सेंटर का मतलब जैसे मान लीजिए सर्किल में भी एक ही सेंटर होता है। जैसे आप एटम को इमेजिन कीजिए, एटम में भी क्या होता है, एक सेंटर होता है, ठीक है। तो अगर हम कोई मॉलिक्यूल देखेंगे तो उसमें एक सेंटर होगा। तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए ये सेंटर है, तो यहाँ से मान लीजिए कुछ डिस्टेंस पर A मिल रहा है। समझे बात को। यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर A मिल रहा है, तो इसके अपोजिट में, इसके अपोजिट जैसे इधर है तो इसका अपोजिट किधर होगा, इधर। तो उसके अपोजिट में उतना ही डिस्टेंस पर A मिलना चाहिए। समझे बात को। जैसे मान लीजिए यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर आगे जाकर के B मिल रहा है, तो उतना ही डिस्टेंस पर पीछे आने के बाद B मिलना चाहिए। समझे बात को। कुछ डिस्टेंस ऊपर जाने पर C मिल रहा है, तो उतना ही डिस्टेंस नीचे जाए तो C मिले। मतलब इक्वल एंड अपोजिट, समझे, इक्वल डिस्टेंस पर अपोजिट डायरेक्शन में। समझे बात को। क्या बोल रहे हैं, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर अपोजिट डायरेक्शन में सेम टाइप का एटम और ग्रुप मिलना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। समझे बात को। तो चलिए वही यहां पे लिखा हुआ है क्या चीज, कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, अ पॉइंट और सेंटर इन अ मॉलिक्यूल फ्रॉम वेयर एट इक्वल डिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन, एट इक्वल डिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन सेम एटम और ग्रुप आर प्रेजेंट। समझे बात को। तो देखते हैं अगर इसमें से वैसा होगा जो ये कह रहा है तो COS प्रेजेंट होगा। जैसे मान लीजिए इसमें सेंटर क्या होगा, ये सेंटर होगा, ठीक है। तो यहां से ये देखिए गए तो क्या मिला, यहां पर CH2, क्या मिला, CH2 मिला। तो उतना ही अगर पीछे आए तो क्या मिला, CH2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जितना इधर गए तो यहाँ पे क्या मिला, CH2, उतना ही पीछे आए तो क्या मिला, CH2। इसका मतलब इसमें COS प्रेजेंट है। समझे बात को। चलिए इसमें देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ ऊपर गए तो क्या मिला, CH2, फिर उतना ही डिस्टेंस पर नीचे आए तो क्या मिला, CH2, ठीक है। चलिए इधर गए तो क्या मिला, CH2, उसके अपोजिट में आए तो क्या मिला, CH2, इधर गए तो क्या मिला, CH2, उसके अपोजिट में गए तो क्या मिला, CH2। तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर सेम टाइप का एटम और ग्रुप मिला, तो इसका मतलब यहाँ पर भी COS प्रेजेंट है। समझे बात को। अब आप लोग इसमें बताइए है या नहीं है, देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर सेंटर होगा तो यहाँ से ऊपर जाइए, क्या मिल रहा है आपको,
CH2 मिल रहा है, नीचे आइए क्या मिला, कुछ नहीं मिला, बस ये बॉन्ड है नहीं। अच्छा चलिए इधर आइए, क्या मिला, CH2 मिला, उसके अपोजिट में जाइए, कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलिए अच्छा इधर आइए, क्या मिला आपको, CH2 मिला, उसके अपोजिट में जाइए, क्या मिल रहा है, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर COS प्रेजेंट नहीं है, समझे बात को। चलिए हाँ एक बात और, COS प्रेजेंट नहीं है तो COS एब्सेंट है, मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, नहीं कह सकते हैं, समझे बात को, नहीं कह सकते कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल ये अभी नहीं कह सकते हैं। भाई इसमें COS ना एब्सेंट है, POS तो अभी चेक नहीं किया है ना, तो POS और COS दोनों एब्सेंट होगा तब बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है, समझे बात को। तो अभी सिर्फ और सिर्फ COS एब्सेंट है, समझे बात को। POS पढ़ेंगे तो POS के बारे में भी देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्या इसमें COS और POS प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो देखिए अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ से इधर गए तो मुझे क्या मिला, कार्बन मिला, कार्बन से जुड़ा हुआ 2 हाइड्रोजन है, CH2 है, ये अपोजिट में कुछ नहीं। फिर इधर गए तो क्या मिला, CH2 मिला, अपोजिट में कुछ नहीं मिल रहा है। इधर गए तो क्या मिला, CH2 मिला, अपोजिट में कुछ नहीं मिल रहा है। इधर गए तो क्या मिला, CH2 मिल रहा है, अपोजिट में कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब यहाँ पर भी COS एब्सेंट है, समझे बात को। COS प्रेजेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में सेम टाइप का एटम और ग्रुप ऑफ एटम मिलना चाहिए, तो इस पे तो नहीं मिल रहा है, मतलब एब्सेंट है। चलिए यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इधर आपको क्या मिल रहा है, CH2, लेकिन आप इधर जाइएगा तो इधर आपको क्या मिला, C से जुड़ा हुआ CH3, C से जुड़ा हुआ CH3, मतलब यहाँ पर ये COS क्या है, एब्सेंट है, ओह COS एब्सेंट है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी एब्सेंट ही है, कहिए क्यों, क्योंकि यहाँ जाते हैं तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ CH3 मिलेगा, लेकिन अपोजिट में ऐसा कुछ है नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या मिला, इस कार्बन से जुड़ा हुआ CH3, लेकिन अपोजिट जाने पर उस तरह से ऐसा कुछ नहीं मिला, मतलब यहाँ पर भी COS एब्सेंट है, समझे बात। चलिए इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। चलिए इसमें इधर गए तो CH2 मिला, इधर अपोजिट में आए तो CH2 मिला, ठीक है। इधर गए तो कार्बन से जुड़ा हुआ CH3, इधर आए तो कार्बन से जुड़ा हुआ CH3, तो बताइए क्या यहाँ पर COS प्रेजेंट है या फिर COS एब्सेंट है, क्या है बताइए। तो आप लोग कहिएगा कि सर यहाँ पर इधर जाने पर CH2 मिला, उसके अपोजिट में गए तो CH2 मिला, ऊपर गए तो कार्बन से जुड़ा हुआ मिथाइल, नीचे गए तो कार्बन से जुड़ा हुआ मिथाइल, तो COS यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन हम बोलेंगे कि COS यहाँ पर भी क्या है, एब्सेंट है, क्या है, एब्सेंट है। तो आप बोलेगा कैसे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पर अपोजिट डायरेक्शन में सेम एटम मिलना चाहिए, ठीक है। अब चलिए आप यहां पर समझिए, ये बॉन्ड का मतलब होता है क्या, बोर्ड के प्लेन में, ठीक है। इसका मतलब ये जो साइक्लोब्यूटेन दिख रहा है आपको, क्या चीज, साइक्लोब्यूटेन दिख रहा है आपको, वो किधर है, बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है। अच्छा ये कौन सा वेज है कि डैश है, ये आप कहिएगा कि वेज है। अच्छा ये क्या वेज है कि डैश है, वेज है। इसका मतलब ये यहाँ पर कैसे है, देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये क्या है, ऐसे है, बोर्ड के बाहर है ना अपने तरफ ऐसे, तो एक ही तरफ है ना, समझे। इसका मतलब क्या है, ये एक ही तरफ है, देखिए ऐसे एक ही तरफ है। अगर आप ये ऐसे करके ऐसे देखिए साइकिल, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन, तो देखिए एक तरफ है, तो क्या हुआ, अगर आप क्या करें इसके सेंटर पे बैठ जाएं तो आपको क्या दिखेगा, इधर दिखेगा आपको क्या चीज, मिथाइल। तो आप यहाँ से इधर देख रहे हैं तो आपको यहाँ से पीछे देखना पड़ेगा ना, जैसे मान लीजिए यहाँ से आप यहाँ पे बैठे हैं तो यहाँ से इधर आपको ये मिथाइल दिखा, तो अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आपको इधर दिखना चाहिए, इधर ना, तो एक वेज पर तो दूसरा डैश पर होना चाहिए, तब ना इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन होगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से आपको ऊपर दिख रहा है मिथाइल, तो यहाँ से आपको नीचे दिखना चाहिए ना, लेकिन अभी क्या है, दोनों एक ही तरफ है, तो ये COS यहाँ पर प्रेजेंट
नहीं है। समझे बात को? अच्छा इसमें बताइए क्या है, इसमें COS प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि इस साइक्लोब्यूटेन के ये आगे है तो वो पीछे है, ये मिथाइल आगे है तो वो मिथाइल पीछे है। समझे बात को? इस साइक्लोब्यूटेन के ये देखिए इस तरह से, ये यहाँ पर मान लीजिए आप साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए आप साइक्लोब्यूटेन है तो एक आगे है दूसरा पीछे है, तो अगर कोई यहाँ से इधर देख रहा है मिथाइल दिख रहा है, उसके जस्ट अपोजिट पीछे देखेगा तो मिथाइल दिखेगा, मतलब यहाँ पर COS प्रेजेंट है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक मिनट, आप ऐसे करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए साइक्लोब्यूटेन अभी क्या एक तरफ है तो COS एब्सेंट है, लेकिन वही देखिए अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो COS प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो COS प्रेजेंट होने के लिए इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में सेम टाइप का एटम होना चाहिए या ग्रुप ऑफ एटम। चलिए ये आपको समझ में आया। अब POS समझिए। POS का मतलब होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो कोई इमेजिनरी प्लेन होगा, अपने मन से कोई इमेजिनरी प्लेन बनाइए और उस प्लेन से आप काट करके देखिए, दोनों साइड आपको इक्वल पार्ट दिखना चाहिए, एक जैसा दिखना चाहिए, तो आप क्या बोलिएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अपने मन से हम एक प्लेन मान लेते हैं, ये देखिए, या इस प्लेन से हम काटे तो हमको क्या दिख रहा है, इधर भी और उधर भी एक जैसा दिख रहा है नहीं। इसका मतलब कोई भी एक प्लेन आपको मिल जाए तो आप बोल दीजिएगा POS प्रेजेंट है, POS प्रेजेंट है। अब एक दिख गया ना, अब ज़्यादा देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, देखिए एक प्लेन ये इक्वल एंड अपोजिट, देखिए दोनों साइड सेम दिख रहा है, मतलब यहाँ पर भी POS प्रेजेंट है। अच्छा यहाँ पर देखिए ये प्लेन दिखा सेम है ना, यहाँ पर भी ऊपर है तो यहाँ पर भी ऊपर है, मिरर इमेज है ना, यहाँ से अगर आप काटिएगा तो सेम दिख रहा है नहीं, यहाँ पर ऊपर तो यहाँ पर भी ऊपर, तो एक दूसरे का मिरर इमेज, मतलब यहाँ पर भी POS प्रेजेंट है। समझे बात को? चलिए यहाँ पर देखते हैं। आप बोलिए सर यहाँ पे काट रहे हैं तो ये यहाँ पर POS प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए एक ऊपर है तो एक नीचे है, तो अगर आप काटिएगा तो मिरर इमेज नहीं बन पाएगा, एक ऊपर रहेगा तो एक नीचे रहेगा। ठीक है, तो मिरर इमेज नहीं बन पाएगा। तो यहाँ से ये इक्वल पार्ट में नहीं कट रहा है तो यहाँ पर POS प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताइए, तो कहीं से भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए तो आप बोलिएगा सर हम ऐसे काटेंगे तो नहीं मिल रहा है, ऐसे काटेंगे तो नहीं मिल रहा है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बाहर है तो एक अंदर है, तो एक जैसा नहीं दिखेगा, मिरर इमेज नहीं दिखेगा। चलिए ठीक है, तो हम ऐसे नहीं काटेंगे, हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री से मतलब है ना, तो हम ऐसे काट देंगे। ठीक है, जैसे ये देखिए ना, ये ऊपर है, यहाँ पर ये क्या नीचे है, तो आप उधर से काट दीजिएगा सीधा सीधा, तो क्या होगा, ये भी आधा कट जाएगा और नीचे वाला भी आधा कट जाएगा, तो इक्वल पार्ट में कट जाएगा ना। तो ये क्या होगा, POS मिल गया इस एक्सिस के अबाउट, ऐसे करके काटिएगा तो POS मिलेगा। अब वहीं पर जब मान लीजिए ऐसे रहता तो आप इधर से काटते तो सेंटर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाता, लेकिन जब ऐसे है तो आप इधर से काटिएगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा नहीं मिलेगा। तो वही यहाँ पे है, ये वही चीज़ है। देखिए एक ये ऊपर है तो दूसरा ये नीचे है, तो ऐसे करके अगर आप काटते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक आगे है तो दूसरा पीछे है, तो यहाँ पर आपको ऐसे काटिएगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। चलिए अब आप प्लेन ऑफ सिमेट्री पता करने के लिए सीख गए हैं। अब इसमें बेंजीन में आप बताइए, तो आपका प्यारा कंपाउंड है, तो इसमें आप बताइए कि कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। चलिए वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए और बताइए कि कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। चलिए कीजिए तो इसे। चलिए आप लोग कर लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे देखिए यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, दो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक तो कार्बन को लेकर के कट कर रहे हैं तब तीन मिला, चलिए तीन मिला। अब देखिए ऐसे कट कर सकते, देखिए तो ऐसे 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 और ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं ना बीच बॉन्ड से, तो यहाँ से तीन मिला। क्या और मिल सकता है बताइए? यस, एक और मिल सकता है। देखिए ऐसे ये बेंजीन ऐसे मान लीजिए आपको दिख रहा है, ऐसे करके बेंजीन। अब यहाँ से अगर हम काट दे तो क्या होगा, यहाँ से काट देंगे तो आधा आधा कट जाएगा नहीं, मतलब स्लाइस कट।
ठीक है, स्लाइस कट काट देंगे तो एक और मिलेगा, तो एक और, तो इसमें कितना POS है, POS कितना है, एक ना, हाँ, तो टोटल कितना POS है, 7, ठीक है। चलिए फाइनली आपको ये पता चल गया कि COS क्या होता है, POS क्या होता है, ठीक है। और किसी भी मॉलिक्यूल में COS प्रेजेंट है या नहीं है वो पता करने के लिए भी आप लोग सीख गए, POS है प्रेजेंट या नहीं है वो भी पता करने के लिए सीख गए। अगर COS और POS प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ठीक है। और ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए अपना लोग को कैसा मॉलिक्यूल चाहिए, अनसिमेट्रिकल, और अनसिमेट्रिकल होने के लिए COS और POS क्या आना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। तो अपना लोग ये देखेंगे कि अगर ये प्रेजेंट है POS या फिर COS तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर POS प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग पता कर सकते हैं। चलिए तो आगे अब बढ़ते हैं, चलिए आप लोग इसको लिखिए तो इसे, चलिए अब आगे बात करें। देखिए आपसे मैं फिर वही बात करने वाला हूं कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है, तो कैसे होगा, उसको कैसे अपना लोग पता लगाएंगे। तो अभी अपना लोगों ने क्या देखा कि सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर एब्सेंट है तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। अब अपना लोग बात करते हैं कायरल सेंटर के बेसिस पे, ठीक है, कायरल सेंटर के बेसिस पे। तो देखिए कायरल सेंटर के बेसिस पे 3 पॉसिबिलिटीज बन सकता है। एक, या तो उसमें एक ही कायरल सेंटर होगा, ठीक है, या तो उसमें क्या होगा, एक ही कायरल सेंटर होगा, किसमें, कंपाउंड के पास, कंपाउंड्स हैव ओनली 1 कायरल सेंटर। या फिर क्या पॉसिबिलिटीज बन सकता है कि कंपाउंड्स हैव मोर देन 1 कायरल सेंटर, ठीक है, या तो कंपाउंड के पास एक कायरल सेंटर होगा, या फिर कंपाउंड के पास एक से ज्यादा कायरल सेंटर होगा, या फिर कंपाउंड के पास कोई कायरल सेंटर होगा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर कंपाउंड के पास एक कायरल सेंटर होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा, हमेशा ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। चलिए दूसरा, अगर कंपाउंड्स हैव मोर देन 1 कायरल सेंटर, अगर कंपाउंड के पास एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो तब क्या होगा। तो देखिए मे कंपाउंड्स मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि ऑप्टिकली एक्टिव है या उसको ऑप्टिकली एक्टिव होना है तो क्या होना चाहिए उसके लिए, आप लोग जानते हैं, बताइए, यस, अनसिमेट्रिक होना चाहिए। तो क्या लिखे दूसरा पॉइंट कि इफ कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, सॉरी, कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव इफ इट इज, बताइए, अनसिमेट्रिक। समझे बात को, कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, मान लेते हैं कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो कब होगा, जब वो क्या हो, अनसिमेट्रिक हो, ठीक है, जब क्या हो, इफ इट इज अनसिमेट्रिक। और एक बात, अगर अनसिमेट्रिक होता है तो उसका मिरर इमेज क्या होता है, सुपर इम्पोजेबल या नॉन सुपर इम्पोजेबल, बताइए, यस। मतलब कि अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो अनसिमेट्रिक होगा, और अनसिमेट्रिक होगा तो उसका जो मिरर इमेज है क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब आते इधर, अगर मान लीजिए कंपाउंड्स हैव नो कायरल सेंटर, कंपाउंड्स हैव नो कायरल सेंटर, ठीक है, तब भी वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। तो मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव, ये बात हम नहीं कह सकते कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। लेकिन कंपाउंड्स इज ऑप्टिकली एक्टिव है तो कब होगा, इफ इट इज अनसिमेट्रिक। अगर वो क्या होगा, अनसिमेट्रिक होगा तो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। समझे बात को। तो देखिए फाइनली बात वहीं पे आ गया जो आपको बताए थे पीछे
कि कायरल सेंटर से हम फिर भी पता नहीं लगा सकते हैं। देखिए एक यहाँ पर एक और एक्सेप्शन है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कंपाउंड्स हैव ओनली वन कायरल सेंटर। कंपाउंड्स के पास अगर एक ही कायरल सेंटर हो तो हम क्या बोले हैं, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। आप लोग याद यही रखिएगा कि वो क्या होगा, हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बस एक कंडीशन है, बस एक एक्सेप्शन है जहां पर ये क्या होता है, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। एक एक्सेप्शन है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो सोचिए अगर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है तो उसमें क्या पाया जाता होगा, कोई ना कोई सिमेट्री पाया जाता होगा। या तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाता होगा या फिर उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाया जाता होगा। तो चलिए उस एक्सेप्शन को भी अपना लोग देख लेते हैं। देखिए वो एक्सेप्शन है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से यहाँ पे देखिए R1 R2 R3 और इधर है लोन पेयर, ठीक है। वो एक्सेप्शन ये है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है, R1 R2 R3 और लोन पेयर, ठीक है। तो ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है बताइए, बताते इस बात को आप लोग समझिए कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि ये लोन पेयर क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए इसको आप ऐसे समझिए, कोई मार्कर यहाँ से ले लें, इसको आप लोग ऐसे समझिए, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए तीनों ग्रुप है, आपको दिख रहा है, यहाँ पे तीनों ग्रुप दिख रहा है ना, R1 R2 R3। अब मान लीजिए ऊपर में क्या है, लोन पेयर, समझे, ऊपर में क्या है, लोन पेयर। अब क्या हो रहा है कि ये लोन पेयर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये देखिए तीनों बॉन्ड, इस बॉन्ड में भी, इस बॉन्ड में भी और इस बॉन्ड में भी, तीनों बॉन्ड में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन को, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होता है, बात पता है ना आपको, यस। तो बॉन्ड में कौन सा, शेयरिंग बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन है, ऊपर में लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस बॉन्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये जब रिपेल कर रहा है तो अभी की इसीलिए तो इससे दूर है, इसीलिए तो ये तीनों ग्रुप क्या है, नीचे है। अब क्या होता है कि ये लोन पेयर इस साइड से इस साइड आ जाएगा, तो ये तीनों क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। समझे बात को, ये तीनों क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ऐसे ऐसे, समझे बात को, ऐसे ऊपर हो गया। अभी लोन पेयर किधर है, ऊपर या नीचे, अभी लोन पेयर नीचे है, फिर लोन पेयर क्या किया, ऊपर आया, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। फिर लोन पेयर क्या हुआ, ऊपर आया, तो ये क्या, सॉरी, अभी लोन पेयर क्या है, ऊपर है, फिर लोन पेयर क्या हुआ, नीचे आएगा, तो ये तीनों ग्रुप क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ये चीज इसमें चलते रहता है, मतलब एक बार लोन पेयर ऊपर आएगा, फिर एक बार लोन पेयर ऊपर आएगा तो ये नीचे रहेगा, ठीक है। अब लोन पेयर नीचे जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, फिर लोन पेयर ऊपर आएगा तो ये नीचे चल जाएगा। तो ये इन्वर्जन होते रहता है, लोन पेयर का इन्वर्जन यहाँ पे होते रहता है, रैपिड इन्वर्जन, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में लोन पेयर कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। आप देखें बारिश के समय में आप छाता को कभी ऐसे किया, जैसे मान लीजिए बारिश चल रही है तो छाता आप ऊपर रखे हुए हैं, ऐसे करके पकड़े हुए, और तेज से हवा भी बहुत तेज से आ रहा है, तो आप क्या हो जाता है, कभी कभी छाता ऐसे है, छाता भी ऐसे है, हवा आया तो इसे छाता उलट जाता है। ऐसा कभी देखे छाता को उलटते हुए, ऐसे सीधे पीछे उलट जाता है, नहीं, छाता उलट जाता है। तो आप वो वाला केस से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। जो आप डंडा पकड़े हुए छाता को, उसको आप लोन पेयर समझिए, नहीं उसको लोन पेयर नहीं समझना है। जैसे मान लीजिए छाता है तो छाता पे जो बाहर थोड़ा सा निकला हुआ रहता है तो उसको आप लोन पेयर समझिए। अभी छाता ऐसे है, वो इधर है। अब क्या हो जाता है कि जैसे मान लीजिए छाता कभी उलट जाता है, हवा चलने की वजह से क्या होता है, उलट जाता है, तो वही यहाँ पर हो रहा है, लोन पेयर इधर आ रहा है नीचे, तो ये ऊपर चल जा रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं रैपिड इन्वर्जन ऑफ लोन पेयर, ठीक है, रैपिड इन्वर्जन। अब इस होता क्या है, यहाँ पे सिमेट्रिकल कैसे आ जाता है वो समझिए। अब मान लीजिए ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ऐसे हो गया, तो सोचिए ऐसे एकाएक यहाँ पे चल गया, नहीं। अगर आप इसको पूरे स्लो मोशन करके देखिए तो क्या होता होगा, ऐसे देखिए क्या होता होगा, ऐसे होता होगा। तो आप इस केस में आप एक चीज देख रहे होंगे, बीच में कभी न कभी तो ऐसे हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, ये बताइए। बीच में कभी न कभी ये ऐसे हुआ होगा, तीनों R1 R2 और R3 एक प्लेन में आया होगा, आया होगा। तो उस टाइम बताइए आप स्लाइस कट काटिएगा तो सिमेट्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
बिल्कुल मिलेगा। इसका मतलब इसमें सिमेट्री अपना लोग को देखने को मिल सकता है। तो यही एक एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है जो क्या होता है, ये होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। समझे बात को, ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है, ड्यू टू रैपिड इन्वर्जन ऑफ, यस, ड्यू टू रैपिड इन्वर्जन ऑफ ये ग्रुप के कारण से। चलिए तो आप लोग इसको लिखिए तो इसे, ठीक है, इसको फ्लिपिंग भी बोलते हैं। चलिए लिखिए, चलिए लिखिए तो इसे आप लोग।